हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो अब हम लोग देखो, आपने इस फ्लोरेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की पूरी सीरीज चला रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी आगे चल के नर्सिंग, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो मतलब पूरा आपको, अगर समझो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप जो है वो हमारे ऊपर आप छोड़ दिए हैं, तो उसको हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ठीक है, उसको हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली करा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा समटाइम्स ही होता है। बट यूजुअली जो होता है कि वीडियो आप आती ही आती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहो। देखो, अगर कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं खुद से, मतलब मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या जो हमारी तैयारी है उस लेवल की है कि नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे मन में डाउट होते हैं जो हर एक जो भी स्टूडेंट होता है, तैयारी करता है, मैं हूँ, आप हो, मेरे भी टाइम पे ऐसे होता था कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, एट द एंड हो गया, अच्छे कॉलेज में वो अच्छे रैंक के साथ हुआ। तो देखो, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा ना कि देखो अभी 100 में मान के चलो ना कि अभी इस टाइम पे जो है मैक्स, मतलब जो यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपी जीईटी की, तो अभी मुश्किल से 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सब डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, मतलब कोई अभी सोचा चलो ठीक है 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, कोई कहीं और कुछ किसी और चीज़ की, मतलब अभी जैसे ग्रेजुएशन ही कर रहा है तो सोच रहा होगा कि ठीक है अभी मैं अभी मतलब जनवरी फरवरी से शुरू करूँगा, या फिर कोई किसी और चीज़ की कोचिंग कर रहा है तो भी सोच रहा होगा कि चलो ठीक है अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो, सब डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यार क्यों नहीं आप अपने फ्यूचर को 6 6 7 महीने 8 महीने जो भी बचा है, अगर आप अपने जो आपका पूरा समय है, अगर आप मतलब समझो, मैं नहीं बोलूँगा 24 24 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन हाँ एट लीस्ट अगर आप दिन के मतलब 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो समझो कि आप मतलब सिलेक्शन आपकी मतलब निश्चित है, ठीक है। आपको परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ रहे हो 4 से 5 घंटे अगर आप अपने तैयारी मतलब को दे रहे हो तो मतलब आप समझो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और सब डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े, कोई अभी सीरियस नहीं हुआ है। और बाद में यही लोग आते बोलते हैं कि हमने बहुत पढ़ा, बहुत किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका यही रीज़न है कि आप, ठीक है, ऐसे नहीं होता। अब आज पहले के टाइम पे था, ठीक है, कि आप 1 2 महीना पढ़ लिए हो गया सिलेक्शन, बट अब धीरे धीरे कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत टफ होता चला जा रहा है। तो बीएससी नर्सिंग भी समझो, क्योंकि आप इवन सोचें एमबीबीएस में भी उनके बच्चे बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग के। तो अब समझो कि जब इतना लोग सुन रहे कर रहे हैं, जैसे एक हर कोर्स का एक पीक आया था, कभी बीटेक का पीक आ रहा था, कभी एमबीए का था, फिर एमबीबीएस का था, तो अब नर्सिंग का भी ऐसे समझो एक पीक टाइम आ रहा है कि सब यही करना चाह रहे हैं। तो आपको फिर सबसे कुछ अलग करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लोग फिजिक्स का जो कौन सा चैप्टर है, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। आज हम लोग जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 1, ठीक है। हम आज यहाँ पे पार्ट 1 आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट 2 जो है वो अगले दिन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों आ जाए, ठीक है, इसका पार्ट 2 जो है। और ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय, करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क जो होता है, वर्क का जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखो, वर्क एसआई मात्रक वॉट, जूल, न्यूटन, अर्ग। तो क्या होगा इसका, जो इसका होगा जूल होगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे देखो, जो मतलब वर्क क्या होता है, वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट्स एसआई यूनिट जो इसकी क्या होगी, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, ठीक है। या ये होगी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी जो है इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, वर्क तब किया जाता है जब फोर्स इज अप्लाइड विदाउट मोशन, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अकर्स विदाउट फोर्स, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर absent। तो देखो, जो कार्य होता है ना, कार्य के लिए आवश्यक है कि बल से वस्तु का जो विस्थापन हो ना, विस्थापन ना होने पर जो है कार्य नहीं होता है,
ठीक है। अगर सपोज जैसे मान लो आप कोई दीवार है, दीवार पे अगर आप मतलब उसको पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो और दीवार अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, आप कार आपको लग रहा है कि आपने कार तो किया लेकिन वो अगर मतलब हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो कार्य बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो कार्य नहीं कहा जाएगा, मतलब आपने जो वर्क डन वहाँ पे जीरो किया है। तो इसका जो क्या हो जाएगा सेकंड का जो है वो, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगला है 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो है कितने के बराबर होता है। तो देखो जो 1 जूल होता है न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर वन, मतलब न्यूटन मीटर या फिर 1 न्यूटन 1 मीटर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ए इसका देखो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। थर्ड का भी जो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो इसकी जो यूनिट होती क्या है, या तो फिर न्यूटन मीटर होती है, ऐसे आप यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर भी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन वर्क डन इज, यदि मतलब बल और विस्थापन के बीच जो कोण है वो कितना हो रहा है, 90। सपोज फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब विस्थापन इधर हो रहा है, और इनके बीच कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि वर्क डन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो वर्क इसको टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा ना, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द वर्क डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल पर गतिशील वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी कैसे होती है, हॉरिजॉन्टली ना, सॉरी, ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट, इट्स ए हॉरिजॉन्टली, मतलब परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, सो ग्रेविटेशनल फोर्स डज जीरो, मतलब जो गुरुत्व होता है, गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज विस्थापन पर वह लंबवत है, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। मैंने पीछे आपको बताया इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या होगा, इसका फिफ्थ का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। देखो जैसे कोई हॉरिजॉन्टल ऐसे बॉडी चल रही है और ग्रेविटी के यहाँ नीचे ऐसे लगती है सीधा, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पीछे बताया इसको। अगला क्वेश्चन है पावर इज डिफाइंड एज, शक्ति को परिभाषित किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो क्या होगा इसका सिक्स का जो है वो, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, कार इंटू समय या फिर वर्क इंटू टाइम। दोनों ऑप्शन यहाँ वैसे सही हैं, ठीक है, कुछ यहाँ अलग होना चाहिए था बट ठीक है, इसका जो है दोनों ऑप्शन सही है अभी फिलहाल यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का जो एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। मतलब जो पावर होता है ना, पावर, उसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है। ऑप्शन हैं जूल, न्यूटन, वॉट एंड पास्कल। तो सबको पता है, काफी सिंपल सा है ये, क्या होगा इसका, वॉट होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट जो है कितने वॉट के इक्वल होता है। तो देखो ऐसे कुछ ना, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछ ले जाते हैं, और फिर आप मतलब उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, इसलिए इन जो मतलब वैल्यूज हैं इनको थोड़ा याद रखना। तो देखो अगर कहीं भी किलो लग जाए ना, तो उसके आगे 3 जीरो वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होता है, ठीक है। किलो मतलब आगे 1000, तो क्या हो जाएगा 10, 1000, या फिर आप इसको कर सकते हो 10⁻³ वॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी प्रोसेस्ड है, इसका मतलब है मौजूद होता है, बाई ए बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित विस्थापन, निहित ऊर्जा कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज इक्वल टू क्या, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गति के कारण जो होने वाली ऊर्जा होती क्या होती है, गतिज ऊर्जा।
मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो उसका 9th का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा कहलाती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम सबको पता है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, बोथ मास एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण पर। तो सबसे पहले देखो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लो किस पे कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ है मास एंड वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है डिपेंड करती है। अगला है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अभी मेरे पीछे आपको पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, सॉरी हाँ हाफ mv²। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यूपी नेट के पूछ जाते हैं, ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं न्यूमेरिकल के। ठीक है, आपसे ऐसे मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, छोटे छोटे ऐसे मतलब जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली, वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट हाइट एच इज, उस ऊंचाई एच पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है एम जी एच, हाफ mv², mg/h एंड mv²। तो 13 का क्या होगा भाई, 13 का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा mgh। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक, बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन से करा रहा हूँ, पर धीरे धीरे जो है अगले इसका जो अगला पोर्शन आएगा उसमें जो लेवल होगा थोड़ा इससे ज़्यादा हाई होगा क्वेश्चंस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द वर्क एनर्जी थियरम स्टेट दैट, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहलाता है। तो देखो जो मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय कुल मतलब शुद्ध कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब कि वर्क एनर्जी थियरम स्टेट दैट कि नेट वर्क बाय ऑल फोर्सेज ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, एप्सिलॉन नेट भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। मतलब क्या होगा इसका, बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो इसका सही है 14 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैन लिफ्ट अ बॉक्स ऑफ मास m थ्रो ए हाइट h, द वर्क डन इज, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो द्रव्यमान m का जो डिब्बा है ऊंचाई h पर उठाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने पर कार्य क्या होगा आपका, mgh होगा। ठीक है। मतलब कि देखो लिफ्टिंग मास m थ्रू हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। तो अज्यूमिंग स्लो लिफ्ट विथ नो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी चेंज। ठीक है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे mgh, बी ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई वस्तु जो है मतलब स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है तो उसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, बिकम सेम एंड बिकम जीरो। तो देखो जो आपकी मतलब जो गिरने पर क्या होती है, एच जो हाइट क्या होती है, घटती है आपकी। तो जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती है, mgh होती है ना, तो मतलब क्या डायरेक्टली एच पे डिपेंड कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होगी क्या होती है, mgh होती है, मतलब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, हाइट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटेगी। तो क्या हो जाएगी, मतलब अगर नीचे आ रही तो हाइट घट रहा है तो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा ना। मतलब बी ऑप्शन जो आपका वो सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली इट्स काइनेटिक एनर्जी, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जो मतलब फॉलिंग है, गिरते हुए वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ता है।
तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का वी स्क्वायर समझो, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीजेज। सेकंड ऑप्शन जो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा है कि किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। मतलब इसमें पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है कहलाता है टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड इलास्टिक एनर्जी। तो क्या आपका कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन जो है उसका सही होगा। अगला है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज, कार्य करने की दर यह क्या कहलाती है, एनर्जी, पावर, फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन जो इसका सही होगा, पावर कहलाती है ना। मतलब द टर्म रेट ऑफ वर्क डूइंग इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज, समान वेग से चलती वस्तु की कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड वेरिएबल मास। तो देखो जो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो है वो आपका होगा क्या होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा जो है, अगर मतलब देखो समान वेग से चल रही है मतलब वेलोसिटी जो है इसकी चेंज हो ही नहीं रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है, मास तो चेंज होगा नहीं, ऐसा नहीं कि एक अभी कोई मान लो पार्टिकल है यहाँ जो है, कोई ब्लॉक है यहाँ पे 5 kg था तो आगे आके वो 4 kg हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, मास तो सेम ही रहेगा। तो अगर मास इसका कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है किया गया कार्य क्या होगा, एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर, जीरो एंड एम वी। तो 21 के क्या होगा, एम जी एच होता है, ठीक है। मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी टू रेज मास एम बाई एच, अगर हाइट है तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच। कोई वस्तु मान लो यहाँ है अर्थ पे, सरफेस पे है, 5 kg क्या है, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, यही तो होगा। अगर ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, आप इसे ऊपर ले जा रहे हो, तो आप जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहे हो ना, ऊपर ले जाने पे। ग्रेविटी नीचे आपको पुल कर रही है, आप ऊपर ले जा रहे हो उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो 21 का सही होगा। अगला है कि नेगेटिव वर्क डन इज वेन, ऋणात्मक कार्य तब किया जाता है जब, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं ध्यान से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं। अगला है मतलब कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, बिल्कुल नहीं, फिर तो एकदम जीरो ही हो जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट, हाँ ये सही लग रहा है। एक और लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फोर्स इज जीरो, नहीं। तो देखो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जब अपोजिट में हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉस है, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर फोर्स और जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे हो, मतलब कि अपोजिट में हो, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, ठीक है। तो क्या जो हो जाएगा, अगर तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, -1 होती है। तो क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा ना क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जिसका सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़, क्या है, हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसके पास जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ए स्लो कार, ए फास्ट कार, ए स्टेशनरी कार एंड ए पार्क्ड कार। सबको पता है, बहुत इजी से मतलब है, अगर वेलोसिटी तेज तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो आपका सही होगा।
अगला है कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, ऊर्जा का मात्रक जो उसी के समान जिसका पावर, फोर्स, वर्क एंड प्रेशर। तो क्या होगा, वर्क होगा यहाँ पे 24 का, क्या होगा, सी ऑप्शन जो सही होगा। कार्य और ऊर्जा जो है दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, क्या होगा, जूल होगा। तो इसलिए क्या होगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है सी आपका सही ऑप्शन है। अगला है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इनफाइनाइट। तो क्या होगा यहाँ पे, घर्षण गति के विपरीत कार्य करता है ना, तो वह क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे कि सपोज है आपका एक पैर है, जमीन है, आप आगे चलते हो तो फ्रिक्शन का हाथ पीछे लगता है, मतलब आप फोर्स आगे लगा रहे हो, डिस्प्ले पीछे, ठीक है। तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ना। जब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे देखो छोटे 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 जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है आगे चल के। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक 25 क्वेश्चन आज के हमारे हो गए हैं। बाकी जो अंदर 25 क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा इनसे। आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए 25, बाकी 25 जो करेंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है आज की हम यहीं एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप तक वीडियोज हमारी जैसे अपलोड हो आप तक पहुँच जाए तुरंत। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।